हेलो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। श्री राधे राधे मित्रों। मैं के पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मित्रों, मैं आपके लिए अपने YouTube चैनल पर एडवांस मैथ पढ़ाने वाला हूं और एडवांस मैथ विशेषकर रेलवे वाले जो छात्र हैं, ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चे, उनको ध्यान में रख के मैं रोजाना एक वीडियो डेली यहाँ डालता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि उन बच्चों को जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, छोटी छोटी बातों में वो उलझ के रह जाते हैं, मेरे हिसाब से वो समस्याएं नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ चूंकि मैं स्पेशल ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए ही एडवांस मैथ पढ़ाने वाला हूँ, तो इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं पढ़ानी कि भाई ये लो मैं सीजीएल लेवल का पढ़ा दूं। वैसे ज़्यादातर अगर मेरे बच्चे मुझे जानते हैं या फिर मैं भी थोड़ा सा बता दूं तो मैं हमेशा से ही पिछले 10 साल से जयपुर में अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाता हूं, जहां केवल और केवल स्पेशली मैं सीजीएल के लिए ही एडवांस मैथ पढ़ाता हूं। सीजीएल के लिए तो कुछ बच्चों में हो सकता है ऐसा दिमाग में रहे कि यार सर तो सीजीएल का लेवल लेके चलते हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि भाई सीजीएल लेवल सीजीएल के बैच में पढ़ाऊंगा। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी को ध्यान में रख के ये बैच बनाना है और पढ़ाना है आपके लिए, तो फिर मैं उसी लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो उनको एडवांस मैथ में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो समस्याएं ना रहे, ठीक है। बाकी का तो हम सीजीएल तो पढ़ाते ही हैं और वो तो पढ़ाते ही रहेंगे, ऑफलाइन में भी चल रहा है और यहाँ भी अगर बच्चों की डिमांड होगी तो मैं ज़रूर सीजीएल का एक और अलग बैच बना दूंगा। परंतु फिलहाल इस बैच को तो मैं सिर्फ यही ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ कि चलो मेरे कुछ बच्चों को फ़ायदा मिल जाए, उन्हें समस्या ना रहे। अर्थमेटिक के तो वो ज्ञाता हैं, अर्थमेटिक तो वो खुद ही कर लेते हैं, तो एडवांस मैथ में मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प करूंगा अपनी तरफ से। कोशिश करूंगा कि टॉपिक बाय टॉपिक उनको सब कुछ क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए और वो एग्जाम में अपना सिंगल क्वेश्चंस भी अपना वो छोड़कर ना आए, खासकर रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चे, ठीक है। तो चलो मित्रों, अब मैं शुरुआत कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, एलजेब्रा पढ़ाऊंगा, बीजगणित, ठीक है। और जैसा मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 8 से 10 दिन में आप आराम से खूब बड़े प्यार से करोगे तो आप ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए एलजेब्रा कर लोगे। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना लेवल भी नहीं पढ़ाना हमें, और जो एग्जाम में आता है वो अपन लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले बता दूं आपके लिए कि बीजगणित में आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अगर ना पता हो तो मैं छोटी छोटी बातें बता दूं। एक तो सबसे पहले रैखिक समीकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये रैखिक समीकरण वाले जो क्वेश्चंस हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है, ये बहुत आते हैं तुम्हारे रेलवे डी ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए स्पेशल। देख लो मैंने 20 बार नाम ले दिया है ग्रुप डी एनटीपीसी, तो इसका मतलब ग्रुप डी एनटीपीसी का ही है ये बैच, ठीक है। तो बता देना सब बच्चों को, शेयर कर देना, लिंक वगैरह डाल देना, वो बच्चे देख पाएँ। एक महीने में कम से कम मैं 8-10 दिन करके आपका एलजेब्रा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ज्योमेट्री हुआ, तो इतना तो मैं यहाँ यार क्लियर करा ही दूंगा कि आपका पेपर में कल्याण हो जाए, ठीक है। बाकी का आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो, देखो मत देखो वो तुम फिर भाई, फिर मेरे कहने से तो कुछ करोगे ही नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, ठीक है। तो देखिए, रैखिक समीकरण, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर हमारा द्विघात समीकरण, ये खूब सवाल दे रहा है ग्रुप डी एनटीपीसी में द्विघात समीकरण के लिए, ठीक है। द्विघात समीकरण तो ठीक ठाक इतने अच्छे लेवल पर दे रहा है कि कई बार तो सीजीएल में भी नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं हमें। दूसरा तीसरा पॉइंट में कह सकता हूँ कि आपको गुणनखंड बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि गुणनखंडों के ऊपर भी तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी में सवाल खूब पूछता है, फैक्टर्स वगैरह के ऊपर, ठीक है। गुणनखंडों में कई टाइप बनते हैं, इनमें से एचसीएफ एलसीएम बनता है, ठीक है ना। एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा आपको, सिखाऊंगा इनके, जो तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी में अक्सर पूछ लेता है और आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कई बार कि भाई बताइए
एक खंड क्या होगा, या किसी संख्या का भाग दें तो शेष क्या बचेगा, ठीक है ना। तो ये सब खंड वाले सवाल, शेषफल वाले सवाल सभी इनके अंदर ही आ जाएंगे। तो ये गुणनखंड पता होना चाहिए। चौथे नंबर पर आपके जितने भी ये फॉर्मूले होते हैं अपने, उन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। कुछ फिक्स अप्रोच होंगी, बिल्कुल फॉर्मूले और फिक्स अप्रोच पर कहानी चलेगी, वो मैं चौथे नंबर पॉइंट पर या पांचवें नंबर पॉइंट पर पढ़ा दूंगा इन चीज़ों को। और छठवां नंबर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बेसिक अप्रोच पर काम करते हैं पूरी तरह से, ठीक है। एक बच्चे को बेसिक भी अपना क्लियर रहे तो मैं कहूँगा कि उनमें से भी कई सवाल वो बना के दे देता है। ज़्यादा विशाल कोई चीज़ है नहीं है, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से अगर यहाँ देख लेते हो तो मैं कहता हूँ उसी में कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ। चलो देखिए, वैसे और भी कई चीजें हैं जिनको मैं आपको बताता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि रैखिक समीकरण होता क्या है, और रैखिक समीकरण से रिलेटेड हम चीजें यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखो ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, आप एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन रैखिक समीकरण का ही सवाल मान लो शुरुआत में मैंने यहाँ दे रखा है कि यदि कोई समीकरण 4x प्लस के 3y प्लस के 5 बराबर 0, 6x माइनस के ky माइनस के 7 बराबर 0 का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। ये पूछ रहा है, ये दो समीकरण दिए हुए हैं और अगर मैं ये कहूँ कि इसका कोई हल नहीं है तो फिर k का मान क्या होगा, ठीक है। तो मित्रों सबसे पहली बात हमें कि कोई हल नहीं है या फिर अनंत हल होंगे या एक ही हल होगा, तो ये सब चीजें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही मैं सवाल उठाऊंगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये देखो आपके ये बहुत सारे सवाल मेरे पास में हैं यहाँ, ये देख लो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फिर इसके बाद में अपन लोग यहाँ से सवालों को करना शुरू कर लेंगे। तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहला अपन लोग यहाँ से बेसिक क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो रैखिक समीकरण अर्थात सरल रेखा, या फिर आप ये कह सकते हो एक घातीय समीकरण। तो इस क्वेश्चन को तो मैं साइड में कर देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद में उठाएंगे इस सवाल को तो हम, ठीक है। यहाँ साइड में कर दिया है, शायद दिखेगा भी नहीं अब तुम्हें। तो मित्रों रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण तुम इसे एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि जो एक घातीय समीकरण होते हैं, एक घातीय समीकरण वही हमारे रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एक घातीय समीकरण वह समीकरण जिसमें चर राशि की एक घात हो, हमारा रेखीय समीकरण कहलाएगा, ठीक है। एक घातीय समीकरण जैसे अगर मैं कहूँ x प्लस के y बराबर मान के चलो 10 है, तो मैं कहूँगा ये x की और y की एक एक घात है, ये मेरा एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण। जिसमें दो घात हो वो दो घातीय समीकरण, जिसमें तीन पावर चल रही हो चर राशि की तो वह तीन घातीय समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण जिनकी घात कितनी हो एक, जिसकी चर राशि की घात कितनी हो एक, ठीक है। अब मैं मोटे मोटे तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप रेलवे के बच्चे हो, ज्यादा डीपली घुस जाते हैं तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं। तो हम सीधा सीधा ही समझने की कोशिश कर लेते हैं चीजों को कि सीधा सीधा कहना क्या चाहते हैं ये, ठीक है। तो अगर कोई समीकरण एक दे रखा है जैसे x प्लस वाई बराबर 10, और अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताइए यहाँ x का क्या मान रखें और y का क्या मान रखें कि टोटल मिला के 10 आ जाए, तो आप में से जितने सारे बच्चे हैं यहाँ सबके सब ये कहना शुरू कर दोगे कि गुरुजी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 9 रख देंगे, ये लो 10 आ जाएगा। तो दूसरा बच्चा कहेगा कि सर यहाँ 2 रखेंगे तो हम 8 रख देंगे, ये 10 आ जाएगा। तीसरा कहेगा 3 और 7 रख दो। तो ऐसे ही जितने बच्चे होंगे, मैं कह रहा हूँ जितने स्टूडेंट्स हैं, क्या उतने आंसर आना शुरू हो जाएंगे क्या मेरे पास में यहाँ। अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैं तो सब 0 ही लूंगा एक वैल्यू, और तो क्या दूसरी वैल्यू 10 ही हो जाएगी क्या। तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ऐसे अनेकों मान नहीं आ जाएंगे क्या। फिर से समझो, अगर मैं ये कहूँगा x का मान किसी बच्चे का मैं तो -1 लूंगा, तो फिर ये y का मान 11 आ जाएगा, ये लो फिर से 10 आ जाएगा। तो यहाँ कोई बिना शर्त के जब कोई कंडीशन दे रखी है, यहाँ बिना शर्त के कोई कहानी दे रखी है, रैखिक समीकरण दे रखा है, यहाँ इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि x और y धनात्मक ही होने चाहिए या ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, तो ऐसा यहाँ कुछ बोला तो है नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तभी तो हम कहते हैं कि भैया जितने लड़के उतने ही आंसर, कहने का मतलब x के तुम जितने मान रखते जाओगे y के उतने ही मान निकलते जाएंगे। और कभी भी ध्यान रखना, अगर एक समीकरण हमारे पास में दे रखा है तो उसके अनेक हल होते हैं, एक समीकरण के अनेक हल होते हैं, इसी को कहते हैं अनेक या अनंत हल।
अनंत हल, ठीक है। अनंत हल और या अनेक हल का मतलब क्या है कि x के तुम जितने मान रखते जाओगे उतने ही y के मान निकलते चले जाएंगे। तो यहाँ कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, तुम 1 रख के 9 रख दो तब भी 10 आ जाएगा, 2 रख के 8 रख लो तब भी 10 आ जाएगा, 0 रख लो, माइनस में रख लो, व्यक्तिगत कोई शर्त है नहीं, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे शर्त बोल देगा कि भाई सिर्फ धनात्मक ही होने चाहिए तो फिर चीजें लिमिटेशन में हो जाएंगी, फिर वो सीमित हो जाएंगी, फिर वो अनंत नहीं होंगे। तो यहाँ अनंत हल तो जब ही होंगे जब हमारे पास में केवल एक समीकरण हो और कोई शर्त हमारे पास में ना हो, शर्त से स्वतंत्र हो, तो हम कहेंगे कि वो है अनेक हल देगा, ठीक है। अब मैं इसको साफ करूंगा और फिर मेरी कहानी यहाँ से आगे अब शुरुआत होगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि सर ये तो एक समीकरण है, आपकी बात में दम है कि यहाँ तो x का मान रखते जाओ तो y के बहुत सारे मान आएंगे, तो फिर लिमिट में कब आते हैं, कैसी कंडीशंस बनती हैं, तो वो सब चीजें आप एक बार देख लो अब यहाँ, ठीक है। चलो देखिए, अब मैं आपसे एक छोटी छोटी सी बातें मैं पूछूंगा और मुझे बताना, क्या अगर मैं आपसे ये कहूंगा अब की बार मेरे पास एक समीकरण नहीं बल्कि दो समीकरण हैं, x प्लस वाई बराबर चलो 10 है, एक और दे दिया कि x माइनस वाई बराबर 6 है, ये दो समीकरण हैं, तो क्या अब की बार मेरे पास में वैल्यू जो आएगी निकल के क्या वो फिक्स हो जाएगी क्या? भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि अब ऐसे दो मान बताओ x और y के जिनका टोटल किया जाए तो 10 आ जाए और उनका अंतर किया जाए तो 6 आ जाए, तो आप कहोगे अब तो सब बहुत सारे मान नहीं हो सकते, ये तो कन्फर्म है कि भाई अब जो मान होंगे वो हमारे पास में क्या होंगे बताओ, 8 और 2 जोड़ के देखोगे तो आप कहोगे 10 और 8 में से 2 घटा दोगे तो फिर मेरे पास में 6, क्या यही दो मान होंगे क्या, 8 और 2? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अब की बार क्या इनके सिवाय कोई दूसरे मान निकाल दोगे क्या आप? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं निकालेंगे, दूसरा मान यह निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अब यहां से मैं हल करके दिखा देता हूं। अगर आप देखोगे तो ये समीकरण जैसे एक है, ये समीकरण नंबर 2 है, क्या समीकरण 1 और 2 को जब मैं हल करने लगूंगा तो यहाँ से y प्लस का y माइनस का ये तो दोनों कट जाएंगे और x और x 2x आ जाएगा और 2x बराबर 16 है, तो क्या x की वैल्यू 8 आ जाएगी क्या? मैं ये पूछ रहा हूं अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो y का मान निकाल दोगे क्या? कि बिल्कुल x का मान 8 जो आया है उसे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। तो x का मान आपने यहाँ 8 रख दिया, समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं बच्चों, बराबर 10, तो y की वैल्यू फिर 8 को मैं इधर ले आऊंगा, ये 2 आ जाएगा। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या x का मान 8 और y का मान 2 यही मान रहेंगे क्या, या x का मान 10 या 15 आ सकता है क्या निकल के यहाँ? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ एक हल निकल के आ जाएगा। इसी को कहते हैं कि जब हम समीकरण को हल करते हैं दो समीकरणों को तो वहां हमेशा एक हल निकलने की पूरी संभावना होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब देखिए इनको ध्यान रखना, मैं इसके बाद में फिर तुमको एक बिल्कुल मैथमेटिक्स की भाषा में भी समझाने वाला हूँ इन चीज़ों को, पहले मैं मोटी भाषा में समझा रहा हूँ तो आप एक बार इन चीज़ों को देख लो, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि एक बार समझना कि अगर मैंने ऐसे करके x प्लस वाई बराबर मान लो मैंने कह दिया भाई 12 दिया है और यहाँ मैं कह दूं कि भाई चलो 3x प्लस के 3y बराबर 36 दिया है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब की बार मुझे बताओ, क्या अब मैं तुमसे कहूँ कि बताइए ये दो समीकरण हैं, यहाँ x और y के मान निकालो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे मुझसे, एक मोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ। आप कहोगे सर ऐसा करते हैं x और y का मान निकालना है तो यहाँ 3 है x का गुणांक, यहाँ y का गुणांक 3 है, तो एक किसी एक को बराबर कर लें। अब तुम यहाँ से जैसे ही बराबर करने की सोचोगे तो यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ भी गुणांक 1 है, तो अब मुझे बताओ क्या तुम इस समीकरण 1 में जैसे ही 3 का गुणा करोगे, 3 का गुणा करोगे और जैसे ही 3 का गुणा करोगे तो प्रत्येक पद में करना बेटा, तो जैसे ही तुम 3 का गुणा करोगे तो तुम ये बता दो मुझे यहाँ से, क्या ये समीकरण 3x प्लस के 3y बराबर फिर से 36, 3x प्लस के 3y बराबर 36 आ जाएगा क्या? और नीचे भी यही दे रखा है 3x प्लस के 3y बराबर 36, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तो क्या ये दोनों समीकरण हमें एक जैसे नहीं दिखने लग गए क्या? कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अगर समझने की कोशिश करें तो नीचे का जो मैंने समीकरण दिया था दूसरे नंबर का, वो क्या पहले का 3 गुना ही दिया था क्या? हाँ या ना? तो पहले का जब मैंने 3 गुना दिया था तो इसका मतलब ये है
कि यहाँ सीधा सीधा ये समीकरण 2 नहीं बल्कि 1 ही दिखना चाहिए। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया था कि अगर समीकरण 1 है तो उसके अनेकों हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो यहाँ से एक बार चाहे ऐसे कह के देख लो, जब तुम इसे घटाओगे तो इस कंडीशन में ये भी 0 बच जाएगा और ये भी बच्चों 0 बच जाएगा और यहाँ से ये भी 0 बच जाएगा बराबर में। तो क्या यहाँ से जो तीनों पार्ट मेरे पास में आ रहे हैं 0, ये वाला भी 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशंस में तो मैं यही कहूंगा कि वो समीकरण ही एक था, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों में 0 0 आ रहा है यहाँ। तो ये दो समीकरण नहीं बल्कि एक ही समीकरण है। तो पहली बात तो ऐसी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कई बार समीकरण एक को ही वो कई गुना करके दे देता है, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो उस कंडीशंस में हम बोलते हैं कि अनेकों हल होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन। तो एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूं ये 2-4-5 मिनट में आपकी समझ में आने लग जाएंगी ये चीजें। आपके लिए वैसे है तो ये सिंपल चीज, पर एकदम क्लियर हो जानी चाहिए ये। ठीक है, अब की बार मैं ये कह रहा हूं, जैसे कोई समीकरण मैंने ऐसे दे दिया 2x प्लस के 3y बराबर मान के चलो 6 है। फिर मैंने कह दिया ये 6x है, ये 9y है, और ये मान के चलो मैंने कह दिया, मान के चलो 14 कह दिया थोड़ी सी देर के लिए, ये समझो। तो तुम बताओ इस समीकरण 1 में और ये समीकरण मेरे पास में 2 है। अब की बार मैं तुमसे कहूँ कि भाई अब क्या करोगे, अब तुम x और y के मान निकालो। तो आप अपनी इस मोटी सी बुद्धि का जो इस्तेमाल करोगे यहाँ, तो क्या ऐसे ही करोगे क्या कि चलो x का या y का गुणांक बराबर कर लो, और फिर तुम करके देखो एक बार। तुमने कहा भाई इसमें हम y का गुणांक करते हैं, तो चलो 3 का गुणा कर लेते हैं समीकरण में, समीकरण 1 में 3। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो समीकरण 1 में तुम 3 का गुणा करोगे तो 3 का गुणा तुम्हें यहाँ भी करना है, 3 का यहाँ भी करना है और 3 का यहाँ भी करना है। ठीक है, पूरे समीकरण में जब हम गुणा करते हैं तो समीकरण के लेफ्ट और राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद में गुणा किया जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ आता है या फिर बहुत कुछ नहीं आता। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ज्यादा जीरो लेवल के होंगे, तो उनके लिए यहाँ मैं कई बार छोटी छोटी चीजों को बता देता हूँ। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें करके आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, यहाँ से 3 दूनी 6x, 3 तिया 9, समझ रहे हो ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 गुणा 6 18, ये लो 18। ये मेरा समीकरण 1 ही था। और नीचे समीकरण 2 को भी लिख लेता हूँ, 6x प्लस के 9y बराबर, अब की बार यहाँ 14 है, समीकरण 2। अब मुझे बताओ, जैसे ही तुम यहाँ से घटाने पर करोगे कि घटा दो, तो क्या घटाने पर जैसे ही लिखोगे तो यहाँ से चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले पार्ट के, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अब की बार देखो x भी खत्म, y भी खत्म, परंतु यहाँ बराबर में जो है वो 4 बच गया। क्या अब की बार मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, क्या तीनों को तीनों जीरो आए हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या अब की बार तीनों को तीनों जीरो आए हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं आए सर। यहाँ राइट हैंड साइड में देखा जाए तो ये वाला जो है ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तीसरा वाला पार्ट जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि समीकरण ये सेम तो नहीं है, समीकरण सेम नहीं है, ये हैं तो दोनों अलग अलग समीकरण, परंतु इस कंडीशंस में हम कहते हैं कि कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, ऐसा अपन लोग यहाँ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें हमारी चलती रहती हैं। नंबर 1, एक हल कब होगा? ठीक है, एक हल तो जब होगा जब हमारे पास x और y के मान निकल जाए। दूसरे नंबर, अनेक हल कब होंगे? जब लेफ्ट और राइट दोनों ही कटा के 0 को 0 आ जाए बराबर। और तीसरे नंबर कि भाई ऐसे करके देखो, मैंने अभी करके दिखाया है तुम्हें कि लेफ्ट में तो 0 आ रहा है, x y दोनों ही कट गए, परंतु राइट हैंड साइड में 0 नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में कि एक भी हल संभव नहीं है या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन्हीं तीनों चीज़ों को अपन लोग मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, कैसे समझाते हैं, अब ये चीज़ आपको यहाँ से आगे समझनी है। ठीक है, तो एक बार मैं इसे हटा रहा हूँ और अब आप मैथ की भाषा में अगर इन्हें देखेंगे, समझेंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार चीज़ें समझ में आएंगी कि रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण का ये जो व्यापक समीकरण होता है, इसका रैखिक समीकरण का, इसको अपन लोग हमेशा और हमेशा इस प्रकार शो करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब समझना बिल्कुल 0 लेवल से। और अब मैं यहाँ से मैथमेटिक्स बनाना आपको सिखा रहा हूँ कि ये चल क्या रहा होता है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ एक्स वाई जो है, एक्स और वाई ये तो हमारी चर राशि है जो एक घात शो कर रही है। और यहाँ मैं ये कह सकता हूँ जहाँ या यहाँ
ए बी सी मेरे पास में ये अचर पद होते हैं, ये इस समीकरण के क्या होते हैं, अचर पद। और एक्स और वाई मेरे पास में क्या होते हैं, बोलो, चर। ये चर राशि होंगी, ध्यान रखना, जिनकी एक एक घात हमारे पास में होगी। और ये एक घात ही हमको बताता है कि ये एक रैखिक समीकरण है या एक घातीय समीकरण। ठीक है। अचर पद का मतलब क्या है, जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अचर पद क्या है। ठीक है, तो एबीसी अचर पद का मतलब है कि अचर पद एक फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स मान, जैसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5, जो भी काउंटिंग हो सकती है हमारी 1 2 3 4 5 सोन डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारे अचर पद होते हैं जिनको हम बदल ना सकें। 3 को 3 ही कहेंगे, 2 को 2 ही कहेंगे, 5 को 5 ही कहेंगे, जिनको ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो ऑलरेडी ज्ञात हों, उन्हें कहते हैं अचर पद। ठीक है, और इस समीकरण पर हम अगर ध्यान से देखें तो इसी समीकरण पर ये समीकरण आपको दिखाए जाते हैं, जैसे 3x प्लस के मान लो 5y बराबर, या मैं जैसे 6 कर दूं। अब आपसे मैं कहूँ एबीसी की तुलना करो। ठीक है, तो यहां से समझने की कोशिश करना, 6 को पहले इधर ले आना, अगर आपको कोई शंका हो तो इस प्रकार लिख लेना, -6 बराबर 0। अब तुम यहां से देखो, क्या ये ए, ये बी और ये सी हो जाएगा क्या? मैं ये कह रहा हूं, उसके नीचे लिख लो एक बार, ax प्लस बी वाई प्लस के सी बराबर 0। तो क्या आप इस तरीके से ऐसे तुलना कर लोगे क्या? इन्हीं को अचर पद कहते हैं। ये जो 3 है ये ए का मान है, जो अचर पद आ गया, देख लो मैंने अभी समझाया ना, अचर पद क्या है, फिक्स वैल्यू। जैसे b की वैल्यू यहाँ से 5 है और c की वैल्यू -6 है, ये होते हैं एबीसी अचर पद एक रैखिक समीकरण के। ठीक है, चलिए, ये मैंने एक बेसिक जानकारी आपको दी है, समझाने की कोशिश की है कि ए क्या है या एक्स, ये देख लो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो एबीसी तो अचर पद है, और एक्स और वाई हमारी एक घातीय समीकरण के चर राशि में होते हैं ये, और इन्हीं को कहते हैं हम रैखिक समीकरण या रेखा का व्यापक समीकरण। ठीक है, और इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे समीकरण आपके लिए दिए जाते हैं और फिर आपसे इनमें पूछा जाता है। अब मैं बता देता हूं कि अब एक देखो, ये जो एक समीकरण दिया है ना, अकेला समीकरण, तो उसके तो अनेकों हल होंगे। अगर मैं इसी समीकरण को देके तुमसे पूछूं कि इसके कितने हल होंगे, तो आप कहना अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। परंतु अब बात आती है कि एक नहीं बल्कि 2 समीकरण देता है वो, और जब 2 समीकरण देगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो 2 समीकरण देगा तो कुछ उनको इसी फॉर्म में ऐसे लिखना शुरू कर देगा कि 2 समीकरण है तो वो 1 2 3 से आपको दिखाना शुरू कर देगा। a1x ऐसे करके, b1y प्लस के c1 बराबर 0, ये लो समीकरण 1। और दूसरा हो जाता है यहां से a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण हैं और इन दोनों समीकरणों पर, ये रेखा के समीकरण हैं, और इन्हीं दोनों समीकरणों पर हमारे पास में ये छोटे छोटे सवाल हमसे बना के पूछता है और पूछता रहेगा। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, चलो मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूं कि ध्यान रखना, a1 a2 तो x के गुणांक हैं, b1 b2 आपको दिख रहे होंगे या y के गुणांक हैं, और बच्चों c1 c2 अचर पद है। c1 c2 क्या है? यहाँ अचर पद है, जो x और y के गुणांक नहीं है, परंतु ये c1 c2 जो हमारे पास में दे रखे हैं, यहाँ से इन चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे मेरी आवाज़, और समझ भी पा रहे होंगे। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस आपको इस वाले पैटर्न पर काम करना है, समझने की कोशिश करना। पहला पार्ट बराबर दूसरा पार्ट बराबर तीसरा पार्ट। ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ कि पहले पार्ट को तो मैं कहूँगा x के गुणांकों का अनुपात, x के जो गुणांक हैं उनका अनुपात, और दूसरे वाले पार्ट को मैं हमेशा बोलूंगा y के गुणांकों का अनुपात। ध्यान रखना, y के गुणांकों का अनुपात। ठीक है, y के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात। और तीसरे पार्ट को मैं हमेशा आपके सामने ये कहूंगा सीधे कि ये हमारे पास इस रेखा के अचर पद जो c1 c2 दे रखे हैं उनका अनुपात, अचर पदों का अनुपात। ठीक है, ये तीनों जब चीज आप आपस में बराबर हो तो मैं कहूंगा कि ऐसी कंडीशंस में रेखा के अनेक हल होंगे, अनेकों हल होंगे, अनंत हल होंगे। ऐसा मैं आपको समझा रहा हूं। कहने का मतलब, इसको अपनी भाषा में ऐसे लिख लो भले, a1 a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है,
मतलब a1/a2 बोलो x के गुणांक हो गए, b1/b2 y के गुणांक हो गए, और c1 c2 ये अचर पदों के गुणांक हो गए। अगर किसी भी समीकरण में अगर ऐसी कंडीशंस बन जाए तो हम हमेशा कहेंगे सीधा सीधा कि ऐसी कंडीशंस में वो दो नहीं बल्कि एक ही समीकरण होगा और उसके अनेकों हल होंगे, उसके अनेक हल होंगे। ध्यान रखना, अनेक या इसे अनंत हल के नाम से जानते हैं। अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ये मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल कंडीशंस भी दे देता है कई बार, या ऐसे ही पूछ लेता है अनेक या अनंत हल होंगे, ये तो कहेगा ही कहेगा। साथ ही साथ वो आपको संपाती रेखा भी बोल दे तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि संपाती रेखा का मतलब, ऐसे बोल दिया कि संपाती रेखाएं हैं ऐसे करके कह देगा वो, तुमसे समझाऊंगा मैं। 10 सेकंड 20 सेकंड रुकना, संपाती रेखा के बारे में भी बताऊंगा कि संपाती रेखा होती क्या है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो आप लोग, पहली कंडीशन, जब ये तीनों बराबर हों तो अनेक या अनंत हल होंगे और वो रेखाएं संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे। दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखा निरूपित करेंगे, ऐसे कह सकते हैं, निरूपित होंगी, ठीक है ना, संपाती रेखा। दूसरी कंडीशन, सेकंड सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड में ये होता है कि अगर मेरे पास में x का गुणांक y के गुणांक तो बराबर हो, a1/a2 बराबर हो b1/b2, परंतु बराबर ना हो c1/c2। मैंने क्या समझा दिया कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 मतलब x का गुणांक और y के गुणांक तो बराबर हो, परंतु तीसरा जो अचर पद है वो बराबर ना हो, तो फिर हम ऐसी कंडीशंस में कहेंगे कि कोई हल संभव नहीं है। यहां हम ऐसी कंडीशंस में बोलते हैं कि कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे। और रेखाओं की बात करूं तो यहां लिख देता हूं समांतर रेखाएं, दिख रहा है ना आपको, समांतर समांतर रेखाएं आपकी बनेंगी। ये अभी समझाऊंगा मैं, संपाती या समांतर रेखाएं कैसे बनती हैं, किस तरीके से होती हैं, ये पहले यहां देख लो आप। दूसरा पॉइंट ये है, एक तीसरा पॉइंट होता है हमारा, और तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है अगर शुरुआत के x के गुणांक और y के गुणांक अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो 100% उसका एक हल तो पक्का ही निकल जाएगा, एक हल हमारा पक्का निकल के आ जाएगा, वो तीसरी कंडीशन है, ठीक है। तीसरी कंडीशन को मैं लिखूंगा, जगह नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बार मैं साइड में हट जाता हूं, अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे बिगाड़ूंगा, दोबारा करूंगा, ठीक है। पहले तो ये समझना, पहली दूसरी और तीसरी कंडीशंस जो मैंने शुरुआत में लिखी है उनका मतलब क्या है। पहली कंडीशन x के गुणांकों का अनुपात होता है, दूसरी कंडीशन y के गुणांकों का, और तीसरा जो दे रखा है वो है हमारे पास उनके अचर पदों का अनुपात, ठीक है। तो a1 a2 x के गुणांक हैं, यहाँ b1 b2 y के गुणांक हैं, और c1 c2 अचर पद हैं। तो यहाँ से पहली शर्त तो ये हो जाती है, आप समझ पा रहे होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसी कंडीशन है, तीनों बराबर है तो कहेंगे अनेक या अनंत हल होंगे, या संपाती रेखाएं ये डिनोट करेंगी, संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 अगर यही बराबर है और तीसरा अगर हमारे पास बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कोई हल संभव नहीं होगा और वो समांतर रेखाएं निरूपित करेंगे, ठीक है। लिख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक तीसरा पॉइंट और है, तो इसको यहां से हटाता हूं मैं, ठीक है, इधर से हटा देता हूं। तीसरी स्थिति यहां से समझो, अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। अब ये तीसरी कंडीशन, तीसरी वाली जो है ना c1/c2, वो बराबर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ देते हैं। मैंने क्या समझाया कि c1/c2 बराबर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी स्टार्टिंग की कंडीशंस बस a1/a2 और b1/b2 ये दोनों ही बराबर नहीं होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ऐसी स्थिति में एक हल संभव है, एक अद्वितीय हल, इसे बोलते हैं एक अद्वितीय हल संभव है, एक अद्वितीय हल संभव। और ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ध्यान रखना, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मतलब काटती हुई ये रेखाएं चली जाएंगी। इस तरीके से ये तीन कंडीशंस आपके लिए पूछता है, ठीक है। हालांकि एक चौथी कंडीशंस भी होती है कि अगर दो रेखाएं परपेंडिकुलर हों, लंबवत हों, तो उनके लिए क्या होगा, तो वो मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट में देखना ठीक ठाक ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
लंबवत होने के लिए यहाँ तो नहीं पूछता आपसे, रैखिक समीकरणों में इस तरीके से जो पूछेगा वो ये तीन ही कंडीशंस ज्यादातर आपसे पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक बार और समझा देता हूँ उनको, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा थोड़ा ये भी समझा देता हूँ कि समपाती रेखा या समांतर रेखा का क्या सेंस है यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा का। तो देखिए जब आप ग्राफ पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट पढ़ोगे, तब मैं वहां आपको बहुत अच्छे से इन चीजों को क्लियर करूंगा, समझाऊंगा, कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा जब। अभी के लिए मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ कि अगर आपने कभी किसी से पढ़ा हो या थोड़ा बहुत सुना होगा, इस तरीके से ये चतुर्थांश हमारा एक्स अक्ष दिखाता है यहाँ, ये माइनस के एक्स अक्ष, ठीक है, ये प्लस के वाई और ये माइनस के वाई। जब भी कोई सरल रेखा होती है तो वो ग्राफ में से जहां से भी निकल के जा रही होगी, अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए कहूँगी कोई रेखा ऐसे गई है मान लो, तो आपको यहाँ सिर्फ ये समझा रहा हूँ, यहाँ से ये देखो, ये जो इसके ऊपर जो ब्लैक वाली जो लाइन मैंने दिखा दी है, अब ये वाली जो ब्लैक वाली इसके ऊपर जो जा रही है, समझ पा रहे होंगे, ये जो ब्लैक वाली लाइन जो अब जा रही है इसके ऊपर से, जब एक रेखा दूसरे के जस्ट ऊपर से जाए, उसी को कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं, ब्लैक वाली और ये वाली, ये जो रेखाएं, ये दोनों संपाती रेखाएं हैं, दोनों रेखा संपाती हैं। दोनों रेखा संपाती रेखा, तो संपाती रेखा का मतलब बस यही होता है कि अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर चढ़ के जा रही हो, या एक ही रूट से, एक ही रास्ते से जाना, एक ही रास्ते से जाना, या एक ही कदम चिन्ह पर चलना। एक रेखा तो जा ही रही है परंतु दूसरी रेखा उसके कई गुनी हो सकती है, तो वो पीछे से उसके ऊपर से जा रही होगी, तो वो कहलाती है हमारे पास संपाती रेखा। समांतर रेखा का क्या मतलब है, अगर ये कोई ग्राफ है, अगर एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी कहीं ना कहीं इसके बगल से समान अंतर पर, समान दूरी पर, समान डिफरेंस, समान गैप बनाती हुई वो दो जा रही होंगी रेखाएं। दूसरी भाषा में समझे तो आप शुद्ध भाषा में ऐसे समझोगे, एक ही पटरी पर अगर हम यहाँ जा रहे हैं, एक ही रेल की एक पटरी है और एक ही पटरी पर एक ट्रेन चली गई, दूसरी ट्रेन उसके पीछे से उसी रूट पर चल रही है, ये तो हो गई संपाती। और दो अलग अलग पटरियों पर अलग अलग रेलगाड़ी चल रही है, तो वो हो गई समांतर। और तीसरी कंडीशंस आप ऐसे कह सकते हो प्रतिच्छेदी, कि अगर एक रेखा ऐसे जा रही है दूसरी ऐसे आ रही है और ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो हो जाती है प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात होती नहीं है, ठीक है। और ये हमारी समांतर हो गई। अब इन चीजों को अच्छे ढंग से पढ़ना है, समझना है, तो ग्राफ वगैरह के बारे में समझना है, तो वो कोऑर्डिनेट तक इंतजार करें। अलजेब्रा के बाद में करूंगा, मैं 2-3 दिन कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया है कि संपाती रेखा है और ये होती क्या है, ठीक है। चलिए अब सीधी सी बात एक बार फिर से समझ लें, क्या समझ में आया हमारी में। इस वाले पॉइंट पर ध्यान देना है आपको, बस पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पार्ट ध्यान रखना A1/A2 बराबर दूसरा पार्ट B1/B2 और तीसरा पार्ट C1/C2। अगर ये तीनों के तीनों पार्ट बराबर हैं तो हम कहेंगे अनेक हल संभव हैं, अनेक या अनंत, ठीक है। अब अगर ऐसी कंडीशन है पहले और दूसरी नंबर के A1/A2 बराबर B1/B2, परंतु तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है C1/C2, तो हम कहेंगे कोई हल संभव नहीं है, कोई हल नहीं है। और तीसरी कंडीशन, तीसरी क्या है, A1/A2 और शुरुआत की B1/B2, अगर ये दो ही बराबर नहीं है तो मैं इस कंडीशन में करूंगा एक हल संभव, कि कम से कम एक हल तो है, एक हल संभव होगा, ये मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अनंत वाली में संपाती रेखा, अनंत वाली में ध्यान रखना संपाती, कोई हल नहीं वाली में समांतर, और एक हल संभव में प्रतिच्छेदी। ये तीन हमारे पास में बात चलेंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। बस शुरुआत में एक बार फिर से सुन लो, A1/A2 x का गुणांक, B1/B2 y का गुणांक, और ये हमारी चर राशि होती है। पहला दूसरा पार्ट में A1/A2 को मैं हमेशा ये कहूंगा x के गुणांक है और y का गुणांक, और ये अचर पद, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस कराता हूं, अब क्वेश्चंस आप देख लो, अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको 100% समझ में आ जाना है, ये तो फिर पक्का है। ठीक है, चलिए देखिए हटा रहा हूं उसे मैं, और एक बार ये जो क्वेश्चन है इसी को मैं अब यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये रहा, आजा भैया। हम्म हम्म, क्या बात है। अभी यार देखो, तुम देख रहे हो ना, मेरा पहला वीडियो है ये, मुझे अभी इतनी भी प्रैक्टिस नहीं है कि ये बड़ा कितनी देर में होगा मुझसे। ठीक है तो ये तो कन्फर्म है कि जैसे ही मेरी ये प्रैक्टिस में आ जाएंगी ना चीजें, तो मैं, और ये लो, अब ये बड़ा हो गया, अब इससे ज्यादा, ये लो इतना, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। चलो मेहनत करने से मत हारा करो यार। ठीक है, और जितनी बार मैं इनको तुमको बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, उतना ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। चाहे एक वीडियो में एक ही टॉपिक क्लियर करो, पर उसे खत्म कर दो एक बार। समझ में आ रही है ना बात? बस इतनी जल्दबाजी मत करो, इतनी जल्दबाजी मत करो कि आपको समझ में भी ना आए और वो चीजें फिर बेकार हो जाए। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो मेरा काम है, मेरे ऊपर छोड़ दो आप इन सब चीजों को। तो अब रेलवे का तुम्हारा टेंशन लगभग खत्म है, खासकर एडवांस मैथ के लिए तो ये निश्चित है। और शेयर कर देना बेटा अभी एक बार, ठीक है ना, कर दो चारों ओर हल्ला। बहुत डिमांड थी तुम लोगों की कि सर आप ऑनलाइन नहीं आते, ऑनलाइन नहीं आते, तो लो आपने बुलाया और मैं चला आया भाई अब। ठीक है, और अभी एकदम रेगुलर रहना है मुझे, और ये पूरा एनटीपीसी ग्रुप डी तक, जब तक तुम्हारी एग्जाम चलती रहेंगी मैं रोजाना आता रहूंगा। ठीक है, चलिए अब एक बार पढ़ लो, देख लो। हाँ, अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगवाऊंगा, A1 A2 B1 B2 ऐसे नहीं करना मुझे, मुझे बस दिमाग लगाना है। बस पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, इन तीनों स्टेपों पर मैं काम करता रहूंगा और ये देखता रहूंगा कि कौन सी कहानी में ट्विस्ट है, क्या पूछ रहा है। तो देखिए, इसने ये दो समीकरण दिए हैं, 4x प्लस के, मैं अलग से लिखूंगा, दिख रहा है। ठीक है, 4x प्लस 3y प्लस के, ये दे रखा है ना, 5 बराबर 0, 10x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को पकड़ लो। कोई हल संभव नहीं है। कोई हल नहीं है के लिए क्या होता है, एक बार फिर से समझ लो। जब ये तीनों बराबर होंगे तो फिर हम कहेंगे अनेक हल, ध्यान रखना, अनेक हल। परंतु मुझे अब की बार पहला और दूसरा ये दो पार्ट बराबर करने, तीसरा मुझे बराबर नहीं करना, तो इसका मतलब है कि अब कोई हल नहीं है। बस ये चीज आपको पकड़नी थी पूरे में, और कुछ नहीं है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें भी आपको अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां से देखो, ये 4 गुणांक है, यहां से ये 10 गुणांक है, सीधा सीधा लेते जाओ। x का गुणांक, फिर y का गुणांक 3 बटे माइनस के, और फिर तीसरा बराबर होना ही नहीं चाहिए, अचर पद है, 5 है यहाँ, तो ध्यान रखना यहाँ माइनस के 7, तीसरे नंबर का तो बराबर होना ही नहीं चाहिए। मैं ये समझा रहा हूं, अगर तुम ऐसे नहीं लिखना चाहें तो भले ऐसे लिख लो, जरूरी नहीं है कि तुम पहले 4 लोगे फिर इसके बाद 10 लोगे। आप चाहो तो इधर से ले रहे हो तो इधर से ले लो, आप पहले 10 ले लो, 10 ले लो, फिर 4 ले लो, तो फिर इधर से ही लेना, पहले माइनस के फिर प्लस के 3, और बराबर नहीं है माइनस के 7 बटा 5। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। और मैं तो सलाह ये दूंगा कि उस वाले के गुणांक पहले लिखा करो जिसमें के पूछा गया हो, जिससे कि आपको सीधा सीधा निकल जाए, कोई परेशानी आए ही ना। ठीक है, तो चलो यहां से हल कर देता हूं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15 बटे 2 बराबर माइनस का के। ठीक है, 2 को काट दो तो के की वैल्यू आ गई माइनस के 15 बटे 2। ये लो अब काट दो, भले ही माइनस के 7.5। कौन सा ऑप्शन सही है? माइनस के 7.5, डी ऑप्शन सही है। ये लो, बात खत्म। ठीक है, चलो दोबारा समझो, अगर थोड़ा हल्का फुल्का कम समझ में आए तो ये मत सोचा करो कि अरे नहीं यार ये तो गुरुजी बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं या बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 1-2 मिनट बाद में सब आपका और हमारा तालमेल अपने आप बन जाएगा, दूसरे तीसरे वीडियो में तो पक्का बन जाना है। ठीक है चलो देखिए, मैं ये समझा रहा हूं आपको, जैसे आप इस वाले समीकरण पर काम करते तो तुम बस इन दोनों को उठा लो, 4/10 बराबर 3 बटा माइनस के। आपको तीसरे वाले से मतलब ही नहीं रखना। अब इन्हें आप काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर इनका वज्र गुणा कर लो, 5 तिया 15, तो इधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस का के बराबर आ गया 15/2। तो माइनस के की वैल्यू आई है 7.5।
तो अब मुझे बताओ माइनस इधर चला जाएगा तो क्या के की वैल्यू जो है वो माइनस के 7.5 आ जाएगा क्या? यही मैं समझा रहा था कि डी ऑप्शन सही है, ये लो आंसर। ठीक है, फिर समझो, प्रैक्टिस कर लो भाई अब तुम। ठीक है, देखिए यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस के 5 बराबर 0 है और दूसरा दिया है 6x माइनस के ky माइनस के 7 बराबर 0 का कोई हल ना हो, अगर कोई हल ना हो तो इसके लिए मैंने क्या बता रखा है कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहला और दूसरा पार्ट तो बराबर होना चाहिए पर तीसरा पार्ट जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले पार्ट से मतलब है x के गुणांक, दूसरे पार्ट से मतलब है y का गुणांक। ठीक है, तो x के गुणांक ले लो और ध्यान रखो मैंने क्या बताया, जिधर से k का मान पूछे उधर से पहले लिख लिया करो। मैं ये कह रहा हूं जैसे कि यहां से ये 6, तो पहले इधर से लिखा तो फिर इधर से लिख लो 6/4 बराबर, दूसरा है माइनस के चिन्ह सहित, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। ठीक है, तो माइनस का के बटे y का गुणांक, ये लो 3, और ये तीसरा तो फिर बराबर ही नहीं है अभी, माइनस के 7/5। ठीक है, ये तरीका इसलिए आसान रहता है, ऊपर अगर हम पहले के वाले पार्ट को लिख लेते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, फिर तो सीधा समझ में आ जाता है कि 3 का गुणा कर लो, 6×3=18/4 और बराबर में ये चल रहा है फिर माइनस के। ठीक है, अब काट लो 2 से 9 बार, 2 से 2 बार, तो क्या के की वैल्यू माइनस के 9/2 आ गई क्या? माइनस के 9/2 आ गई, तो इसका मतलब माइनस के 4.5 आ गया क्या? ये लो, यही मेरा आंसर है, माइनस के 4.5, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आप समझ पाए ना? मतलब नहीं समझ में आया हो तो अगला फिर से देखना और फिर से समझ में आएगा, या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, बेस्ट तरीका यही रहता है कि आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि पहला पार्ट दूसरा पार्ट दो तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा। कब? जब कोई हल ना हो, कोई हल ना हो ऐसी स्थिति में। और अगर अनेक हल हैं तो तीनों बराबर हो जाएंगे, और केवल एक हल है तो फिर आगे के दो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये मैं तुमको जितने सवाल कराऊंगा उतनी बार मैं रिवीजन करा दूंगा, फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए, ये यार चीजें आसान है, मेहनत करना बस ये आसान नहीं होता, मेहनत करने से ज्यादातर बच्चे हारते हैं। ये देखो, एक समीकरण ये दे रखा है, एक समीकरण ये दे रखा है, और हमसे पूछा गया है कि बताइए क्या x का और y का मान ये होगा या b होगा या c होगा या d होगा, इनमें से पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अलग अलग निकाल के देखें उससे बेटर है कि तुम चुपचाप इनके गुणांकों को देख लो। इसका गुणांक ये देखो, x का 9 है, यहाँ से 18 है। ठीक है, दूसरा गुणांक अपने पास में 3 है, यहाँ से 6 है, ध्यान रखना ये 3 है, ये 6 है, यहाँ से 12 है, और ये मेरे पास 24। तो तीनों को जब मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो तीनों बराबर आएंगे, ये अच्छी बात है, वो तो करके देख लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। क्या 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये पहली कंडीशन, दूसरी और तीसरी, ये तीनों बराबर आ गई क्या? और तीनों बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं अनेक हल संभव, अनेक या अनंत, अनेक या अनंत हल संभव, ऐसा अपन लोग यहाँ बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है फिर आपका? ये वाला। ये कह रहा है कि कोई अद्वितीय हल नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके अनंत हल होंगे, बिल्कुल सही है। अनेक हल होंगे, एक हल नहीं होगा। ठीक है, कोई अद्वितीय हल नहीं बल्कि इसके अनेक हल होंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बस गुणांक रख के देखने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल होगा? अब देखो, एक ही हल होगा, एक ही हल, जैसे ही इसने बोल दिया ना कि एक हल, मैं क्या समझा रहा हूं, जैसे उसने कहा ना एक हल होगा, तो एक हल के लिए तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि अरे यार हमारे टीचर ने तो ये बताया था कि पहला और दूसरा ये दो पार्ट जो है ना ये कभी बराबर नहीं हो सकते, फिर तीसरे पार्ट तक पहुंचो ही मत। मतलब x के गुणांक और y के गुणांकों पर फोकस कर लो केवल, कि x का गुणांक और y के गुणांक दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है यहां से x का गुणांक, इनको लिखूं क्या मैं समीकरण को, देख रहे हैं, चलो लिख देता हूं। 2x प्लस के 3y बराबर -5 है। दूसरा समीकरण 2x प्लस के पी वाई बराबर 2, ये दो समीकरण दिए हैं। तो मैं ये समझा रहा था कि आपको ये देखिए, चलो थोड़ा कलर चेंज करके काम करो, ये x का गुणांक है, ये भी x का गुणांक है, तो x के गुणांक बटे x के गुणांक बराबर नहीं होने चाहिए। 3/p
ये लो 3/p। अब तीसरे वाले को आप लिखो मत लिखो, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक हल के लिए तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि पहला और दूसरा दो पार्ट बराबर नहीं होने चाहिए। श्री राधे। तो एक बार यहां से देख लो, 2 से 2 कट गया, तो 1 के बराबर नहीं है 3/p, या यूं कह लो p को इधर ले जाओ तो p बराबर नहीं होना चाहिए 3 के। ठीक है, तो यहाँ एक हल, अगर ये पूछ रहा ना एक ही हल होगा, तो एक हल होगा, तो इसका मतलब है अब ऑप्शन ट्राई कर लो। पहला, क्या p का एकमात्र 3 होगा? ये कह रहा है पहला ऑप्शन कि p का एकमात्र मान 3 होगा क्या? जो सर 3 तो हो ही नहीं सकता, यहाँ इसने कह तो दिया कि p का मान 3 नहीं होना चाहिए, तो यह p का मान 3 तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो इसलिए नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन p के सभी मान हो सकते हैं। अरे भाई एक बात बता, जब p का मान तो 3 ही नहीं ले सकता, तो उसमें सभी मान कहां से आ जाएंगे? तो सभी मान तो बिल्कुल नहीं होंगे। तीसरा, p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी, हाँ ये बात में दम है, क्योंकि p का मान ये साफ कह दिया कि p का मान 3 तो नहीं होना चाहिए, पर 3 के अतिरिक्त तो कुछ भी हो सकता है। भाई तुम 3 मत रखो, बाकी का तो कुछ भी रख दो, फिर तो ये सही है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन से फिर दिमागी क्यों लगाते हो कि p का एकमात्र मान 2 होगा? 2 क्यों होगा भाई? हाँ तुम ही बताओ 2 होगा क्यों यहाँ? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर आगे बढ़ो, फिर से देखो क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि समीकरण 14x प्लस के 8y प्लस के 5 बराबर 0 और 21x माइनस के ky माइनस के 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान क्या होगा? अरे दादा कोई हल संभव नहीं है ना। अगर कोई हल संभव नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो बराबर होने चाहिए, पर तीसरा पार्ट बिल्कुल बराबर नहीं होना चाहिए। कोई हल नहीं है, तो अगर कोई हल नहीं है तो फिर ये कंडीशंस मैंने बताई थी। ठीक है, पहले पार्ट का मतलब x के गुणांक, दूसरे पार्ट का मतलब y के गुणांक। तो ये लो, पहले पार्ट में x के गुणांक, देखो जरूरी नहीं है, मैंने क्या समझाया, x के गुणांक लेने तो तुम पहले इधर से x ले सकते हो 21। ठीक है, 21 बटे यहां से फिर 14 ले लो, और चिन्हों को ध्यान रखना, जो चिन्ह जैसे चल रहे होते हैं वैसे ही लेते हैं, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। ठीक है, दूसरा अपने पास माइनस का के, तो फिर यहाँ लिखना माइनस का के। ठीक है, और बटे यहाँ से y का गुणांक 8, और तीसरे वाला तो बराबर होना ही नहीं चाहिए प्रभु, माइनस के 7/5। अब बताओ अब क्या आएगा? ये जो भी सवाल मैं आपके सामने करा रहा हूँ, ये सब ग्रुप डी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपके सामने रखे हुए हैं। इनमें हालांकि ऐसे सवाल सीरियल में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सीरियल में नहीं आते हैं, परंतु रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में तो भर भर के आते हैं, तो इसलिए आपको ये सबसे पहले क्लियर करने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, कर लो अब तो यार, यही तो फायदा होता है, ऊपर के आ गया तो बस केवल 8 का गुणा करना है तुम्हें, यहाँ फिर बाद में कर लेना, काट लेना। 21 गुणा 8/14 बराबर माइनस का के, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 चौको 8 और 4 तिया 12 बराबर माइनस का के, या के की वैल्यू माइनस के 12। ठीक, के की वैल्यू माइनस के 12, ये आ गया साहब के का मान। कौन सा ऑप्शन सही है? डी आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, चलिए फिर देखो, और देखो यार, ये अभी छोड़ो इसको, तो ये x² वाला है, हाँ ऐसे करो, k का वह मान क्या होगा जिसका समीकरण इतना 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 ये दिया है और इसका कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है, इसका मतलब है कि कोई हल नहीं है के लिए देखो, अब तो भाई से चौथे पांचवें नंबर का सवाल करा रहा हूं मैं। अब तो प्रैक्टिस में आ गई होगी कि कोई हल नहीं है का मतलब है कि पहला पार्ट और दूसरे पार्ट को तो बराबर करना है और तीसरे पार्ट को हमें बराबर नहीं करना। जो सर पहला पार्ट क्या होता है? जो पहला पार्ट x का गुणांक, दूसरा पार्ट y का गुणांक, तीसरा पार्ट अचर पद। तो पहला पार्ट x का गुणांक, x के गुणांक बोले तो तुम यहां से शुरुआत कर लो, ये 16 है ये 12 है, या तो 16 से शुरुआत करो 12 लिख लो, या तुम इधर से शुरुआत करो 12 लिख लो पहले फिर 16 लिख लो, इससे मत घबराना। ठीक है, अगर इधर से शुरुआत करोगे तो फिर इधर से ही करना स्टार्टिंग, और इधर से करें तो फिर इधर से ही करना। तो पहले मैंने इधर से कर दी तो इधर 12 लिया है पहले, तो अब पहले के ले लेना और इधर से किया करो, क्योंकि के का मान ऊपर आ जाता है, और यहाँ माइनस के 12 है चिन्ह सहित, और ये बराबर नहीं होना चाहिए।
-11/9। समझ रहे हो ना, -11 यहां से आ गया, 9 यहां से आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को यहां से 12 का गुणा कर लो, तो 12 गुणा 12/16, और ये माइनस हो रहा है तो माइनस आगे लगा लो, बराबर के। ये लो, इसको तीसरे वाले पार्ट को हमें देखना ही नहीं होता, इन दोनों पार्टों को हल कर लेते हैं, इन दोनों को, और इन दोनों से हल कर लिया। ठीक है, अब तो कर लो यार, 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर यहाँ से 4 तिया 12, 3 तिया 9 आ गया माइनस के की वैल्यू -9 आ गई प्रभु। ठीक है, चलो इधर से इसे तो हटाओ। अब बताओ -9 कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ओके, हाँ या ना? तो ध्यान रखना, मैं आज से इस वीडियो को अब मैं ज़्यादातर फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पर अब शेयर कर दूंगा लिंक, और अब आप भी शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल जाए। बोल देना जो अब रेलवे वालों के लिए भी काम हो जाएगा यूट्यूब की दुनिया से। ठीक है, खासकर एडवांस मैथ के लिए। अर्थमेटिक के लिए तुम दिमाग लगाते ही नहीं हो, वो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, एडवांस मैथ में थोड़ी सी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो वो परेशानी मैं खत्म कर दूंगा। टॉपिक वाइज टॉपिक में करा रहा हूँ मैं। आज रैखिक समीकरण समझा दिया, कल द्विघात समीकरण को ऐसे ही अपन लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट से हर छोटी छोटी चीज क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखा करो। शुरू की 10 मिनट से आइडिया मत लगाया करो किसी भी टीचर के लिए कि ये टीचर बहुत बढ़िया है या बहुत बेकार है। बिल्कुल नहीं, बहुत टाइम लगता है एक दूसरे का तालमेल बनाने में और विश्वास जीतने में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इतना आसान नहीं होता, और एक सिस्टम से पढ़ना, ईमानदारी से मेहनत करना। आप चलिए, 20x प्लस के 5y प्लस के 11 है, और ये का कोई समाधान, ये या कोई हल नहीं है, कोई समाधान नहीं, एक ही बात है। कोई हल नहीं कह दे या कोई समाधान। बहुत सवाल आए और इसी के ऊपर ज्यादातर सवाल बनाए जाते हैं पेपर में। बहुत सवाल आए, कोई समाधान नहीं, मतलब फिर से वही आ गया, पहला और दूसरा ये 2 पार्ट बराबर नहीं है, तीसरा पार्ट ध्यान रखना, पहले 2 पार्ट तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, कोई हल नहीं है के लिए। ठीक है, एक बार रिवीजन करा दूंगी तुम्हारे लिए कि कोई हल नहीं। देखो मैं कितनी बार रिवीजन करा दूंगा तुम्हें कि कोई हल नहीं जब ऐसे हो, जब तीनों पार्ट बराबर हो। ठीक है ना, पहला पार्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों पार्ट बराबर हो तो अनेक हल या अनंत, अनंत हल होंगे। और अगर पहला पार्ट बराबर दूसरे पार्ट के नहीं है तो फिर हम कहेंगे एक हल संभव। ठीक है, पहला दूसरे से मतलब समझ रहे हो, पहला पार्ट x का गुणांक, दूसरा पार्ट y का गुणांक। अब मैंने इतनी बार रिवीजन करा दिया, अब तुम इस सवाल को खुद करोगे। ठीक है, साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का और तुम खुद करके देखना, ना हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, और हाँ, जो भी ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आप विशेष कमी ना निकालें तो ज़्यादा ठीक है, और अगर निकालेंगे तो सर स्वागत है। बता देना मेरी आवाज़ में, मेरे बोलने में, मेरे पढ़ाने में या मेरे एटीट्यूड में कोई ज़्यादा विशेष फर्क है क्या। और धीरे धीरे आदत में आएंगी चीज़ें। पहला वीडियो है, दूसरा तीसरे पर जाके तो मैं जरूर जंप मारूंगा 100%, ये कन्फर्म है। ठीक है, चलिए, ये मैंने शायद पहले ही करा दिया। अब ये लो, कोई हल नहीं है, अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। कोई हल नहीं है, ये लो, साइड में हट जाता हूँ, और इन क्वेश्चनों को आप खुद से करना हो। ठीक है, ठीक है, चलो इसे करो। इसका भी क्या कह रहा है कि कोई परिमित हल नहीं है, एक ही बात है, कोई समाधान नहीं, कोई परिमित हल नहीं, कोई हल नहीं, एक ही बात है। इसमें भी वही करना है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये दोनों बराबर, और ये तीसरा पार्ट बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मेरी गलती नहीं है कि सब एक जैसे ही सवाल क्यों आ रहे हैं, तो ये तुम्हारे ग्रुप डी एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं, आने दो, तरीका तो यही रहना है सब सवालों का। ठीक है, आप तो बस प्रैक्टिस करो भर भर के, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद करोगे। पहले और दूसरे पार्ट को बराबर रख देना, तीसरे पार्ट को बराबर नहीं रखना होता, बस बात खत्म। ठीक है, चलो, ये कह रहा है इसके जोड़ों के हलों की संख्या। हाँ, इसको तुम निकाल के देखो, इसमें कितने हलों की संख्या आएगी, मतलब एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या फिर अनेक हल होंगे। ये चीजें आपको वही देख लो, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पार्ट निकालो, तीनों पार्टों की पोजीशन देखो कैसी आ रही है। यहाँ x का गुणांक 1 है, ये देख रहे हो ना, ये 1 है, तो ये 1 बटे यहाँ x का गुणांक 2 है, 1 बटे 2, और यहाँ 2 है,
y का गुणांक, और यहाँ कितना है 3, और तीसरा माइनस के 8 है, और यहाँ 16 है। अब मुझे बताओ, यहाँ तो पहले वाला ही बराबर नहीं हो रहा, समझ रहे हो ना, 1/2 बराबर होता है कि 2/3 के। तीसरे वाले को तो बराबर कहो या ना कहो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तीसरे वाले को भले अब इस समय ना भी लिखें तब भी काम चल जाएगा। और आप कहोगे जब शुरुआत की कंडीशंस बराबर ना हो तो फिर एक हल संभव है, बी ऑप्शन सही है। समझ रहे हो ना, जब शुरुआत के दो ही बराबर नहीं आ रहे, एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक, तो इसका मतलब है कि एक हल संभव है, एक हल संभव होगा, ये है। ठीक है, तो चलिए और देख लो। अच्छा, ऐसे टाइप ये चीजें अब ध्यान रखना, मैं इनको पढ़ाऊंगा 100%, ये पक्का है, 101%। देख लो, x + 1/x बराबर, कुछ इस प्रकार के टाइप भी तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं ग्रुप डी एनटीपीसी में। a + 1/a बराबर -30, ऐसे आए हुए हैं। ठीक है, और देख लो, x⁴ 2n+1/, ये वाले, ये सब टाइप में क्लियर कराऊंगा। और इनको देखो, ध्यान रखना, ये देखो कुछ फॉर्मूलों से रिलेटेड है, x³ + y³, x + y बराबर ये, तो बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, तो इन टाइपों को तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने आपको रैखिक समीकरण समझाया है, रैखिक समीकरण से रिलेटेड मैंने बातें बताई हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आपको समझना हो, ठीक है, तो देखिए, तू इधर चल, ये ले, हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई के अगर तुम दो मान कहीं भी निकाल रहे हो, कि जैसे 3x + के 4y बराबर अगर मान लो 6 है, और मैंने कहा 2x - के 5y बराबर 8, कि चलो x और y के मान निकालो, तो यहाँ एक हल संभव होगा। ये देखते ही समझ में आ रहा हो तो ठीक है, कि 3/2, 3/2, यहाँ से 4/, जो -5 है, यहाँ शुरू में समझ में आ गया कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब इसको हल किया जा सकता है, और इसके एक हल निकल के आ जाएगा, मतलब x और y के मान निश्चित रूप से निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये चीज आप पहले ही बताया था मैंने, इनको y को या x को बराबर कर लो। और जैसे यहाँ से तुम करना चाहें कि भाई y को बराबर करेंगे, तो यहाँ 4 गुणांक है, यहाँ 5 है, तो ऊपर समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। समीकरण 1 में आप क्या करोगे, 5 का गुणा करोगे, ध्यान रखना, और इसमें करोगे 4 का गुणा। ठीक है, जब 5 का गुणा करोगे तो फिर पूरे में करना होता है, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और इसमें भी करेंगे, ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ऐसे ही जब तुम 4 का गुणा करोगे तो 4 का इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, प्रत्येक पद में आपको गुणा करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और गुणा करके फिर इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो y बराबर किया है हमने, फिर आप आराम से x का मान निकाल लोगे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसके बाद में फ्री हो जाओगे आप। 5×3 = 15x, +5 × 20y बराबर 30, और यहाँ से 4 का गुणा कर लो, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 4×8 = 32, ये लो, ये खत्म, 15 और 8 23, और यहाँ से ये जोड़ लो, 30 और 32 62, तो x की वैल्यू आ गई 62/23। ये मैंने ऐसे ही समझा दिया है, तुम्हें चलते चलते x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देना, एक इसमें रख देना, या समीकरण 1 में रख देना, या 2 में, y का मान और आ जाएगा निकल के। इस तरीके से हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक हल जब ही संभव है, जब इनके पहले और दूसरे जो गुणांक है वो बराबर ना आए। ठीक है, तो रैखिक समीकरण से रिलेटेड रेलवे के लिए ये टाइप तो है ही, और भी अगर कोई टाइप होते हैं तो उन्हें मैं आपको बताता रहूंगा। और ध्यान रखना, टारगेट क्या रखना, अभी तो शुरुआत है, पहला दिन है, 8-10 दिन में 100% आपका इतना सारा अलजेब्रा में करा दूंगा कि आपका ग्रुप डी एनटीपीसी में इससे बाहर तो नहीं जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, इतना नहीं पढ़ना, इतना विशाल नहीं पढ़ना, इतना हेवी भी नहीं पढ़ना जिसके लिए आप परेशान होते रहें, इतना मेरे साथ साथ काम करते रहना, आपको चीजें सीखने को मिल जाएंगी, और फिक्स चीज भी आ जाएंगी आपके एग्जाम में, आप डायरेक्ट कर पाओगे। रेलवे ग्रुप डी वाले, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए स्पेशल मैं यूट्यूब पर अपना जो चैनल है के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज, उसके अंदर मैं आपको यहाँ पढ़ाता रहूंगा, रोजाना एक वीडियो में अपने आप अपलोड करता रहूंगा। सब्सक्राइब कर लेना, या फिर ढूंढ लेना के पांडे एडवांस मैथ के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर लेना,
सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, तो आपको नोटिस मिलती रहेगी कि मेरा वीडियो कब आ रहा है, ठीक है। और जब फिर तुम कमेंट करके बता देना, अगर तुम जैसे ही इसे शेयर कर दोगे और मुझे लगेगा कि लड़कों में उत्साह है और मन कर रहा है इनका पढ़ने का, तो फिर मैं फिक्स टाइम बना दूंगा। 1-2 दिन तो मैं कभी भी डालूंगा वीडियो, ध्यान रखना, शाम के टाइम, नाइट के टाइम डलेगा, 9 बजे 10 बजे के आसपास। परंतु फिर मैं धीरे धीरे आपको जल्दी डालना शुरू कर दूंगा, जैसे ही आपकी कमिटमेंट आ जाएंगी मेरे पास में, कमेंट में पढ़ लूंगा, देख लूंगा क्या चल रहा है आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। गुड नाइट मित्रों, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्यामा श्यामा कहने की आदत सी हो गई है। जय हो प्रभु। तो ये हम तो भाई बरसाना धाम के हैं, तो राधे राधे तो हमारे मुंह से निकलता रहता है, ये ध्यान रखना आप लोग, और आप भी बोला करो, साथ ही साथ मस्ती में रहो, मस्त रहो, खुश रहो और आज़ाद रहो, आबाद रहो, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग, नेक्स्ट टॉपिक के संग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों, बाय बाय। मन नहीं कर रहा है मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी, पर उत्साहित हूँ, पहला वीडियो है तो थोड़ा ज़्यादा कमियों को ना देखते हुए, और आप अपना इनको शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है। देखो, लाइक करना शेयर करना मैं भी समझता हूँ, मैं भी ज़्यादातर लोगों के वीडियो लाइक और शेयर नहीं करता, तो इसलिए मुझे भी पता है कि मेरे सामने वाले जो बच्चे बैठे हैं वो भी इतने आसानी से लाइक वीडियो नहीं करेंगे और ना वो इतने आसानी से शेयर करेंगे, क्यों, ईगो होगा उनके अंदर, क्यों, हर इंसान के अंदर ईगो होता है। पर यार हम तो टीचर स्टूडेंट का संबंध है, माँ बाप वाला, तो आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। शेयर वेयर कर देना यार, ये ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ बोलना पड़ता है हमें, ठीक है। कर दोगे तो मैं जल्दी लाइव आ जाऊंगा यूट्यूब चैनल पर, देख लो। यूट्यूब चैनल तो ये कहता है कि 1000 से ऊपर जब बंदे तुम्हारे होंगे सब्सक्राइब, तो तुमको लाइव आने की इजाज़त मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ और बिंदास पढ़ाऊँ, तो उसके लिए शेयर ठोक दो यार, दे धड़ाधड़ यार, तुम न जाने ऐसे ऐसे लोगों के शेयर कर चुके हो यार, जो अब मुझे मत पूछो, ठीक है। ओके, कर देना भाई लाइक और शेयर, ओके। पूरे ग्रुप में भेज दो चारों ओर, सनसनी फैला दो कि एडवांस मैथ के लिए अब गुरुजी आ गए, अब डरने की जरूरत आपको बिल्कुल है नहीं। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वालों के लिए देख लो, 50 बार मैंने बोल दिया है, पहला वीडियो है इसलिए मैं 50 बार आज बोल रहा हूँ, वो मैंने आज थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया है। कल से और इससे स्टैंडर्ड क्वालिटी के संग अपन लोग फिर पढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, लव यू दोस्तों, श्री राधे राधे।